दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो ध्येय द्वारा पब्लिश किए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के 75 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचते रहें। इस समय साथियों प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व करेंगे वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस सेट से क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे फैक्ट होते हैं जो याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, तो प्रॉपर अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे डाउट जो है वो आपके क्लियर होते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट बनते हैं, जो भी डाउट बनने की संभावना है या फिर से उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, करेंट अफेयर घटना चक्र और घटनासार की जो अर्धवार्षिकी है वो आ चुकी है और घटना चक्र का पहला वीडियो अपलोड भी हो चुका है। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप लोग उसे अपने हिसाब से उसकी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार दो बार देख लेते हैं तो मान करके चलिए कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए जो है दोनों जो करंट अफेयर हैं, घटना चक्र और घटनासार, उन दोनं को प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर ना जाएं। घटनासार में जैसा कि वन लाइनर करंट अफेयर उसमें ज़्यादा है, तो वो अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो जो वन लाइनर फैक्ट हैं करंट अफेयर के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा करंट अफेयर जो है 1 से 2 बार ज़रूर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज जो है यूपी पीसीएस में बहुत मायने रखता है। 30-35 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में एक कह सकते हैं कि अगर उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप सही कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो है करंट अफेयर का वीडियो भी आएगा, तो उसे भी आप लोग प्रॉपर देखिएगा और दोनों मैगजीन को प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन, कोई भी सेक्शन ना छूटे और बहुत अच्छे से कवर कर लें आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। भारत का राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है धन विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। इसका सही आंसर क्या होगा? 1-2 या फिर 2। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार या वीटो शक्ति का जो प्रयोग कर सकता है वो केवल साधारण विधेयक पर कर सकता है। धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के पास अत्यांतिक, निलंबनकारी और जीवी विशेषाधिकार शक्तियाँ जैसी हैं। राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार शक्ति का जो प्रयोग है केवल साधारण विधेयक के संबंध में कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इस पर वो अपनी संस्तुति देने के लिए बाध्य होता है, तो इस पर जो है अपनी विशेषाधिकार शक्ति या वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत विनाशी राज्यों का संघ है। भारतीय संघ राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता। भारत विनाशी राज्यों का संघ, भारत में राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, संघ क्या है? संघ स्थिर है, इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का और विनाशी संघ कहा जाता है। ठीक, और भारत संघ राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है, ये भी कथन आपका सही है। संसद द्वारा किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र, उसके कुछ क्षेत्र को किसी अन्य स्टेट में मिलाना हो, तो ये सारे काम जो है किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राज्यों का गठन, पुनर्गठन कर सकता है। अर्थात भारत जो है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जिसमें राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ यथावत उसी अनुरूप बना रहेगा। ठीक है, और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। साथियों, आप लोग जैसे एग्जाम देखिए पास में आ रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। ये मान करके चलिए कि करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट वाले सेक्शन को बहुत प्रॉपर आपका कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ये मान के चलिए कि आपके प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर वाले सेक्शन को बहुत प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर में घटनासार में बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत नए हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस
उसको प्रॉपर देखिए, उसको बस सुनते रहिए, एक दो बार सुन लेंगे करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, यह मान कर चलिए। ठीक, तो आप लोग कोशिश करिए कि करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि बिना करंट अफेयर के आप एग्ज़ाम में मान कर चलिए कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जीएस बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से तैयार है, तो भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप लोगों का करंट अफेयर क्लियर सही ना हो। ठीक है, तो यह बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर राज्य द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंध आरोपित किया जा सकता है? सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, भारत की संप्रभुता और अखंडता। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3। अगर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर जो निर्बंध लगाया गया है वह सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य पर है। भारत की संप्रभुता और अखंडता का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 25 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंध आरोपित कर सकता है, और इसके क्राइटेरिया क्या क्या है? लोक व्यवस्था हो गया, सदाचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर जो है स्वतंत्रता, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इस पर निर्बंध या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है और आर की सही व्याख्या करता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलवाता, यह सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुका होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प जो है सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये दोनों लोकसभा सदस्य के रूप में जो है शपथ पहले ही ग्रहण कर चुके होते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। तो दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मद भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राज्यसभा के सभापति का वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है आपका गलत है। यह जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत की संचित निधि पर राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन हो गए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते हो गए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं वह उस राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान समय में कार्यरत होता है। ठीक है, तो वेतन एवं भत्ते उस राज्य के ऊपर भारित होते हैं, लेकिन पेंशन का जो दायित्व है वह केंद्र सरकार के ऊपर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, अनुच्छेद 112 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि राज्य के सभापति का वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 162। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 106 जो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन से संबंधित है, इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है और 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति में जो विस्तार करना है उससे रिलेटेड है। तो इसके लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वेतन एवं भत्ते में कमी करना है या फिर से उसमें संशोधन करना है किसके, सांसदों के, तो इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जिसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 106 में। ठीक है, तो इसे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, या फिर से समाजवादी प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, या फिर प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना में जो क्रम से लगाया गया है वो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द है वह प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? 1 लोक लेखा समिति के संबंध में सही नहीं है। सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रण
एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच इसी समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति को अस्थायी मित्य व्ययिता समिति भी कहा जाता है और इस समिति की अध्यक्षता विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस समिति को अस्थायी मित्य व्ययिता समिति कहा जाता है, यह गलत है। देखिए, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है अस्थायी मित्य व्ययिता समिति, न कि लोक लेखा समिति को, ठीक है। जबकि अन्य विकल्प सही है। सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रण को महालेखा के परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी यह जांच करती है और इसका जो पहला गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1921 में इसका गठन किया गया था और इस समिति के जो अध्यक्ष है वो विपक्ष के नेता को बनाया जाता है, ठीक है। तो ए, बी और डी सही है, सी आपका जो है गलत है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित्य व्ययिता समिति कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना रहेगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15%। 15% नियत की गई है कि यह 15% से अधिक नहीं होगा। और राज्य के बारे में यह भी प्रावधान किया गया राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में कि मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा मंत्रिपरिषद का आकार और न्यूनतम 12% से कम नहीं होगा। जबकि केंद्र के संबंध में केवल अधिकतम क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, न्यूनतम क्राइटेरिया का निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम दोनों क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा और 12% से कम नहीं होगा, ठीक है। जब केंद्र के बारे में क्या कहा गया है, जबकि केंद्र के बारे में कहा गया है कि मंत्रिमंडल का आकार और आपके सांसद के 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की जो है उसके 15% से अधिक नहीं होगा। तो राज्यों के बारे में अधिकतम और न्यूनतम दोनों जो संख्या है उस क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, जबकि केंद्र के बारे में केवल अधिकतम क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, ठीक। और यह प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ZD द्वारा जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। महानगर योजना समिति का गठन किसके तहत किया जाता है। 243 ZE द्वारा महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन समिति का जो गठन है वह किया जाता है आपका अनुच्छेद 243 ZA द्वारा और राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 I द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1, ठीक है। जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 ZD, महानगर योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 ZE, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का गठन 243 ZA और राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 I के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6, 2/3, 1/3 या 1/10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। देखिए, अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है यह एक संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के में, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, ग्राम पंचायत का 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका, कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। संसद, राज्य विधानसभा, संसद एवं राज्य विधानसभा की सभा दोनों या फिर राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद एवं राज्य विधानसभा दोनों। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें यह अधिकार केवल संसद के पास है, न कि राज्य के पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है और इस शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो 1955 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले कितना था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया था। अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 263
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 262। देखिए अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों, जलाशयों आदि के जल प्रयोग, वितरण, नियंत्रण, इन सभी से संबंधित विवादों को हल करने के लिए, न्याय निर्णयन के लिए यह प्रावधान कर सकता है। और नदी बोर्ड अधिनियम हो गया, अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया, इन सब का गठन कर सकता है और इसके द्वारा किया गया था अनुच्छेद 262 द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने कितने सदस्यों को बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है? 2/3 बहुमत से, 1/10 बहुमत से, 1/3 या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों या बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त करने हेतु भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र तथा उसके किसी भाग में विधि बनाने के लिए अधिकार देगा। अर्थात जो है उसके बाद अगर किसी क्षेत्र को या किसी राज्यसभा द्वारा किसी जो है बात को या किसी राज्यसभा में राज्य सूची में स्थित किसी वक्तव्य को, ठीक है, अगर यह 2/3 बहुमत से पारित करता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद जो है इस पर कानून बना सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। संविधान सभा की समितियों और उसके अध्यक्षों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संविधान सभा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेस दीर्घा समिति एस वरदाचारी, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, भाषाई प्रांत आयोग एस के डार। बताना है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष जो थे यह थे आपके उषानाथ सेन, जबकि अन्य विकल्प सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और भाषाई प्रांत आयोग समिति के अध्यक्ष SK डार थे और आपके प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए जाने वाले आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उसे विहिप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर नामक पहला संबंध संबंधित है किससे? UNDP से, विश्व बैंक से, WTO से या फिर से संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो संबंध हुआ UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से है। टैक्स विदाउट बॉर्डर्स जो रिपोर्ट है इसका संचालन UNDP द्वारा किया जाता है। इसका देखिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया और भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए एक कर विशेषज्ञ प्रदान किया। इसका मुख्य ध्यान पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों की स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, अर्थव्यवस्था, खगोल विज्ञान या फिर गणित? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों को 4 एशियाई बाघों के रूप में जाना जाता है? दक्षिण कोरिया, भारत, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 3 4 5, 1 2 4 5 या 2 3 4 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 4 5। इसमें जो है भारत है, ताइवान है, हांगकांग है और सिंगापुर है। इसमें साउथ कोरिया शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए 4 एशियाई बाघ दक्षिण कोरिया इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाघ जो है साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग की अर्थव्यवस्थाएं हैं। 1960 और 1990 के दशक के बीच उन्होंने तेज से औद्योगिकरण किया और प्रति 7 वर्ष से अधिक की असाधारण उच्च दर को बनाए रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 3 4 5 है, ठीक है, 1 3 4 5। इसमें सिंगापुर जो शामिल नहीं है। इसमें साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर, हांगकांग है, ठीक है। इसमें आपके भारत जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। किस राज्य ने बुनियादी शिक्षा में शैक्षिक अंतराल को भरने के लिए इन्नम एजुथूम कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किया गया बोनस यदि कोई हो तो यह प्लस है केवल परिवहन लागत पर, केवल ब्याज लागत, प्रॉपर्ट प्रासंगिक और वितरण लागत पर, खरीद प्रासंगिक व्यय और गोदामों के लिए शुल्क पर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रॉपर्ट प्रासंगिक और वितरण लागत।
देखिए आर्थिक लागत जो FCI है इसकी कुल लागत है, इसमें अधिग्रहण लागत और वितरण लागत शामिल है। अधिग्रहण लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और खरीद की प्रासंगिक लागत शामिल होती है। अधिप्राप्ति प्रासंगिक व्यय में व्यय है जो अधिप्राप्ति के दौरान खाद्यान्न के गोदाम के पहले स्थान तक पहुंचने तक की दी जाती है और इसे के तहत राज्य कर आरठियों या सोसाइटियों को कमीशन, बैंकिंग सामग्री, मंडी श्रम, मंडी से डिपो तक परिवहन आदि द्वारा वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था। भारत में औद्योगिक विकास के पद की गणना करने के लिए, केंद्र में राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने के लिए, सरकार द्वारा बाहरी आधारी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को निर्धारित करने के लिए, या फिर सरकार के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने के लिए। देखिए अगर हम बात करें भारत में 4 योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में गाडगिल सूत्र तैयार किया गया था और इसे चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत आती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुसंधान और प्रशिक्षण, इनपुट सब्सिडी, सहायता कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी 2, 3, 1, 3, 4 या 1, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी यह जो दोनों है यह एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें अनुसंधान और प्रशिक्षण जो है यह ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आपके जो सभी सब्सिडी जो उत्पाद और व्यापार को विकृत करने वाली होती हैं यह एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। जैसे MSP हो गया, बीज उर्वरक, बिजली जैसे कोई भी इनपुट सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत आती है। तो 1 और 3 सही है और अनुसंधान और प्रशिक्षण तो यह आपके ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नार्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का लक्ष्य क्या है? भारत के पड़ोसी देशों से सहयोग आधारित संबंध का विकास करना, बड़े शहरों में संसाधन संपन्न लोगों द्वारा संसाधन रहित लोगों की सहायता करना, अपने पड़ोसियों को कोरोना महामारी के दुष्परिणाम से अवगत कराना, भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करना। यह है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का लक्ष्य, यही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता के तहत देश के 25 शहरों के चयन की घोषणा की गई है और यह जो है भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, मोल्दोवा, पोलैंड, स्लोवाकिया। इनमें से कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं? 1, 3, 2, 1, 3, 1, तीनों या फिर केवल 3? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, या तीनों देश जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित टीमों पर विचार कीजिए, गुरु घासीदास टाइगर जो छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ बिजधारी राजस्थान, मुकुंदरा मध्य प्रदेश। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। कूट के हिसाब से आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। देखिए गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ बिजधारी राजस्थान में और मुकुंदरा जो है वो राजस्थान में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर और सिलीगुड़ी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। यह दोनों जो हैं आपके पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? सतह से जो पूरी तरह से जमी रहती है, सतह जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, सतह जो -5 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, या फिर सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, वह सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह जमी रहती है उसे हम परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्नलिखित वनस्पतियों पर विचार कीजिए, सॉल, पाइन, ओक, रोडेडेंड्रान। हिमालय क्षेत्र में ऊपर की ओर जाने पर उपरोक्त वनस्पतियों का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉल, पाइन, ओक और रोडोडेंड्रान। यह जो है इनका क्रम है नीचे से ऊपर का। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में। पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, ब्लू माउंटेन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बैलाडीला, इंदिरा सागर झील। इसको जो है आपको पूर्व से पश्चिम जो है सही मतलब रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। देखिए फबांगपुई को ब्लू माउंटेन नीला पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मिजो पहाड़ी में
सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बैलाडीला लावा खदान छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा सागर झील जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है और यह मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहले पे आ जाएगा आपका नामदफा, ठीक है, उसके बाद ब्लू माउंटेन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बैलाडीला, फिर इंदिरा सागर झील आ जाएगा, ठीक है। तो 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। चौरसिया नृत्य गोरखपुर की कहार जाति द्वारा की जाने वाली नृत्य है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में स्थित है। विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। आपको बस कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, दूसरा जो है गलत है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर हम देखिए चौरसिया नृत्य की बात करें तो यह जौनपुर की कहार जात द्वारा किया जाता है, न कि गोरखपुर की कहार जात द्वारा, ठीक है। तो यह जौनपुर के कहार जात द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग में सही सुमिलित नहीं है? यह संस्थान दिए गए और अवस्थिति। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र झांसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र झांसी में नहीं है। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र IIHR जिसे कहा जाता है IIHR, इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलुरु में न कि झांसी में। तो ऑप्शन सी जो वो गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर आगरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर जो है वो वीडियो प्रॉपर अच्छे से आप लोग देखिए, उसे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। सारे फैक्ट जो हैं उनको उसमें जो है आपको मतलब कवर किया गया है, जिससे कोई भी फैक्ट, कोई भी ऐसे पॉइंट ना बचे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे और आप लोगों को पता ना हो। तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले करंट अफेयर वाले जो भी वीडियो आ रहे हैं उन सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना करंट अफेयर के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, उसे देख लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर देख के जाइएगा। उत्तर प्रदेश में बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड, थारू, बैगा या फिर जौनसारी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड जो जनजाति है इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में बजहर नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से डिब्रूगढ़ या वाराणसी से डिब्रूगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज से हल्दिया। और यह हाल ही में चर्चा में था, जो भारतीय विलास क्रूज सेवा मतलब जो शुरू की गई थी आपकी वाराणसी से पश्चिम बंगाल तक, तो इस कारण जो है यह चर्चा में था। तो यह देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट और राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड दोनों से होकर के वह गुजरेगी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे जाएगी और किन किन मतलब कितने जो है ज़िले उसके अंतर्गत आएंगे, कितने राज्यों से वह गुजरेगी। तो ये टोटल कुल करंट अफेयर जो अपलोड किया गया उसमें कवर किया गया, ठीक है। और कितने किलोमीटर की यात्रा टोटल कवर करेगी। तो इन सबको जो है प्रॉपर अगर कवर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट या कह सकते हैं कि आपका जो करंट अफेयर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित उद्गमों पर विचार कीजिए। यह नहर दिया गया, उद्गम स्थल दिया गया है। शारदा नहर या बनवासा, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार, निचली गंगा नहर नरौरा। उपरोक्त उद्गमों में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। 1, 3, 2, 3, 1, 2 या तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक कालक्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर है? नाबार्ड की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना की बात करें, नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम स्वयं सहायता समूह बैंक या लिंकेज कार्यक्रम जो चलाया गया था वह चलाया गया था 1992 में, 1992 ईस्वी में यह कार्यक्रम चलाया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी 1998 ईस्वी में, ठीक है। तो ये डेट भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनवरत योजना के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इस योजना की अवधारणा गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रोमा में प्रस्तुत की थी। यह योजना जनता सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1978 को पेश की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है
वो सही है। नई प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी, जिसके तहत उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था? 14 अप्रैल 1991, 24 जुलाई 1991, 28 मई 1990 या फिर 24 जुलाई 1990? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जुलाई 1991। देखिए 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसके तहत उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। उसी समय जो है एलपीजी रिफॉर्म जो आया था उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति 1966-67, लीड बैंक की अवधारणा नरसिम्हन समिति ने प्रस्तुत की थी, 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, और मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड बैंक योजना नरसिम्हन समिति। ये गलत है। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और 1969 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1969 ईस्वी में, और जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? सामाजिक संकेतकों में सुधार से, हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि से, राष्ट्रीय आय की वृद्धि से, या सामाजिक असमानताओं में वृद्धि से? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है, और भिन्न क्यों है? क्योंकि यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है, बॉटम टू अप दृष्टिकोण पर आधारित है, यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, यह बजट प्रेरित अर्थव्यवस्था के रूप में गठित की गई थी, या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है नीति आयोग के बारे में प्रावधान करता है। नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच के दृष्टिकोण से चलता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। यह सहकारी संघवाद पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का परसेंटेज जो है व्यापक होता है, मतलब सही होता है। ठीक है, तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुए के आवासों की सुरक्षा एवं उनका संरक्षण करना, हिमालयी आदिवासियों की सुरक्षा, हिमालय क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा और उनका संरक्षण करने के लिए सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2017 को। 2 अक्टूबर 2017 को बाद में पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी की भागीदारी से सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस एक लोक नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? पाई डंडा, चारकुला, राई, या फिर नटवारी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राई नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ, या फिर मेरठ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ में स्थित है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, या फिर बलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहारनपुर। देखिए सहारनपुर की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों से लगती है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। सर्वाधिक तरलता अनुपात को बैंक अपने पास किस रूप में रखते हैं? नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति, या उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों रूप में रख सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो वरीयता देते हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में देते हैं, क्योंकि इस पर जो है एक मुश्त, या कह सकते हैं कि इस पर जो है एक इन्हें ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरकारी प्रतिभूतियों पर यह देते हैं, इसको सरकारी प्रतिभूतियों को वरीयता देते हैं, लेकिन रखा तो किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं, नगद रूप में, सोना, या सरकारी प्रतिभूतियों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? विनिमय दर में स्थायित्व, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, या विकास एवं आर्थिक स्थिरता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन या नहीं है, जबकि विनिमय दर में स्थायित्व के लिए, रोजगार सृजन के लिए और विकास एवं आर्थिक मूल्य स्थिरता के लिए जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य यही है। ठीक है, लेकिन विदेश निवेश का प्रोत्साहन करना या मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन लाइफ का प्रारंभ किया गया था। केवड़िया गुजरात से, भोपाल मध्य प्रदेश से, ऊना हिमाचल प्रदेश से, या पुल्लमपारा केरल से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष तक के। देखिए 30 वर्ष तक की आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षण करने के लिए युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अक्टूबर 2022 में सतत परिवर्तित विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में,
लेह लद्दाख में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, या फिर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पूर्व बैठक में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को ब्लैक सूची में सम्मिलित किया गया। यह बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? पेरिस, दिल्ली, दुबई या फिर हैम्बर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसकी बैठक जो है पेरिस में हुई थी, जिसमें जो है म्यांमार को ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल कर दिया गया, उसमें डाल दिया गया है। अक्टूबर 2022 में जियोर्जिया मेलोनी ने किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। यह हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि भारत में यह आई थी, जिस कारण ये चर्चा में थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वो सही है। अक्टूबर 2022 में टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है और यह पहल संबंधित है क्षय रोग उन्मूलन से, मानसिक स्वास्थ्य से, कुपोषण उन्मूलन या कैंसर उन्मूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है टेलीमानस। अक्टूबर 2022 में भारत एवं निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य दार एस सलाम त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? दार एस सलाम, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, ईरान, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत, इन तीनों को द्वारा मिल करके त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास दार एस सलाम का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। और अक्टूबर 2022 में यह किया गया था त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास, और यह सैन्य अभ्यास तंजानिया में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अक्टूबर 2022 में देश के सबसे बड़े तथा उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या फिर मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में इसका शुभारंभ किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से जो है इसका आयोजन मतलब अनावरण किया गया है। साथियों, वो करंट अफेयर वाला वीडियो देखिएगा, उसमें सारे जितने भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैं, डिग्निटी है, फ्रीडम है, नॉलेज है, या फिर से अन्य भी जिनका अनावरण किया गया है हाल के 2-3 वर्षों में, तो जितने 7-8 हैं उन सबको प्रॉपर कवर कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुकर पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 हेतु यह पुरस्कार सेहान करुणा तिलका को प्रदान किया गया है। सेहान करुणा तिलका मालदीव के रहने वाले थे और इन्हें यह पुरस्कार इनकी रचना द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा हेतु प्रदान की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 3, 1, 2, 2, 3 या फिर चारों या फिर तीनों। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। देखिए, सेहान करुणा तिलका यह श्रीलंका के निवासी है और इसमें क्या कह रहा है कि यह मालदीव के रहने वाले, यह गलत है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। यह कहाँ के मूल निवासी हैं? श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जबकि पहला और तीसरा सही है। और इन्हें यह पुस्तक जो दी गई है, पुरस्कार जो दिया गया है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए प्रदान किया गया है। तो 1 और 3 सही है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटक में, हैदराबाद तेलंगाना में या फिर कोची केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था और यह इस योजना का द्वितीय संस्करण है, यह दूसरा संस्करण है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, तीसरा है। पहला स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे भारत है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अक्टूबर 2022 में जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 से वन्य जीवों की आबादी में 69% गिरावट दर्ज की गई। यह रिपोर्ट जारी किया था किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। राइट, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव सिलेंडर लोरिस के संरक्षण हेतु भारत के प्रथम अभयारण्य के गठन की सूचना किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार की द्वारा इसकी सूचना दी गई है। अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव सिलेंडर लोरिस के संरक्षण के लिए जो भारत के पहले अभयारण्य का स्थापना किया जाएगा वह तमिलनाडु में किया जाएगा और इसकी तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी सूचना दी गई है। और ये इस अभयारण्य का जो नाम होगा वह कादाबूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य होगा। ठीक है, अक्टूबर 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास की निगरानी हेतु चीता टास्क फोर्स नामक कार्यदल का गठन किया गया है और यह उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है।
अक्टूबर 2022 में भारत का प्रथम 420 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तिरुनेलवेली तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक या गंजाम उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान STT-40 का अनावरण किया गया। यह क्या है? यह स्वदेशी युद्धक विमान है, स्वदेशी रडार है, स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है या पायलट रहित ड्रोन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यह स्वदेशी प्रशिक्षक विमान है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। देखिए, अगर हम बात करें तो डिफेंस एक्सपो में जो है STT-40 का अनावरण किया गया था, जो स्वदेशी प्रशिक्षक विमान है। 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? STT-40 का। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। सिम्बैक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। आपको बताना है सही कथन क्या है। एक दो दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। सिम्बैक्स की अगर हम बात करें तो ये भारत एवं सिंगापुर के मध्य होता है, न कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य। ठीक है, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। अक्टूबर 2022 में टाइगर ट्रायम्फ नामक मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश द्वारा किया गया था? फ्रांस, श्रीलंका, मालदीव या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है और यह मानवीय सहायता के लिए किया जाता है। ठीक, अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? प्रचंड, तरकस, अरिहंत या फिर आरंभ? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रचंड को जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति कब तक प्रभावी रहेगी? 10 वर्ष तक, 5 वर्ष, 15 वर्ष तक या 20 वर्ष तक? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, यह 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार की किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है? भिक्षा से शिक्षा, निपुण, PM3, इस्माइल या फिर से नया सवेरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस्माइल योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस्माइल जो भिक्षावृत्ति को कम करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने या फिर से भिक्षाटन की जो यह कुप्रथा है इसको समाप्त करने की वो की जा रही है। ठीक है, और भिक्षावृत्ति सबसे अधिक जो भिक्षुक हैं वो कहाँ पे हैं? वो आपके पश्चिम बंगाल में है, दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे अधिक भिक्षाटन जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में इस मामले में दूसरे स्थान पे है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री ईला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा नामक संगठन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इनके द्वारा 1972 में की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है? KP अश्विनी, संगीता वर्मा, पियाली शर्मा या स्वाति अग्निहोत्री? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, KP अश्विनी। अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में आयोजित महिला T20 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित करके यह प्रतियोगिता जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को पराजित करके भारत द्वारा यह प्रतियोगिता जीता गया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये थे आपके 75 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, इसके बाद जो है जो भी आपके करंट अफेयर वाले दोनों मैगजीन हैं उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। घटना समय पहले भी उसका जो घटना सार का जो पहला वीडियो आएगा उसमें जो 1 लाइनर करंट अफेयर हैं इन 6 महीने के उसको प्रॉपर कवर किया जाएगा और प्रॉपर पूरे मैगजीन को आपका जो है कवर कराया जाएगा। तो आप लोग उसे बिना देखे मत जाइएगा, एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई काम कुछ करते हुए या फिर से जब भी आपको खाली टाइम मिले तो वह जो है उसे सुन लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जो है हो सकता है कि आपके करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।